किसी भी देश को अगर असल में समझना हो तो कैसे समझें? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि वो किन चीज़ों को याद रखता है और किन ऊंचाइयों को छूना चाहता है। आज हम आधुनिक भारत की कहानी को इन्हीं दो नज़रों से देखेंगे, इसकी गहरी विरासत और इसके ऊंचे लक्ष्य। तो चलिए इसी एक बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या हमारा अतीत सिर्फ कुछ बीती हुई बातें हैं या फिर वो जमीन है जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होती है? यही सोच आज हमारे विश्लेषण का केंद्र होगी। तो चलिए सबसे पहले कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, यादों की दुनिया में। आखिर वो कौन सी तारीखें, विचार और बलिदान हैं जिन्हें एक राष्ट्र अपनी पहचान का अटूट हिस्सा मानता है? जरा सोचिए, सिर्फ जनवरी का महीना ही कितनी कहानियां सुनाता है। 4 जनवरी लुई ब्रेल दिवस, ये दिखाता है कि भारत वैश्विक ज्ञान को कितना सम्मान देता है। फिर आता है 9 जनवरी, ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये वो दिन है जब महात्मा गांधी एक प्रवासी भारतीय घर लौटे और भारत के इतिहास का रुख ही बदल दिया। ये दुनिया भर में फैले हमारे प्रवासियों की ताकत का प्रतीक है। इसके बाद 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 12 को राष्ट्रीय युवा दिवस। ये हमारी संस्कृति और हमारी युवा शक्ति को एक सलाम है। और हाँ, फिर आते हैं 25 और 26 जनवरी, नेशनल वोटर्स डे और रिपब्लिक डे, जो हमारे लोकतंत्र की जान है, उसकी आत्मा है। और फिर महीना खत्म होते होते 30 जनवरी को सब कुछ थोड़ा थम सा जाता है। ये दिन है राष्ट्रीय शहीद दिवस का। ये हमें याद दिलाता है कि आज हम जिस आज़ादी और तरक्की की बात कर रहे हैं उसकी नींव में कितना बड़ा बलिदान है। ये महज एक तारीख नहीं, ये इस देश की अंतरात्मा का एक हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि यादों और सिद्धांतों की इतनी मजबूत नींव पर आज का भारत बना क्या रहा है? चलिए अब नज़र को अतीत से घुमाकर भविष्य की तरफ ले चलते हैं। इस हिस्से में हम बात करेंगे उन आंकड़ों और रणनीतिक चालों की जो भारत की ग्लोबल कहानी लिख रहे हैं। देखते हैं कि दुनिया के मंच पर भारत अपनी जगह कैसे बना रहा है। अब देखिए ये डेटा, ये वाकई में कमाल का है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस में भारत का 6ठा स्थान, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये 1 नंबर से कहीं ज्यादा है। ये इस बात का इशारा है कि भारत चौथी औद्योगिक क्रांति में सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक बड़ा खिलाड़ी बनने की तैयारी में है। और बात सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, भू राजनीति में भी देखिए। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी या IONS की अध्यक्षता दूसरी बार संभालना, ये दिखाता है कि भारत अपने समुद्री इलाके में सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। 44, अब ये सिर्फ एक नंबर लग सकता है ना? लेकिन ये हमारी कहानी के दोनों सिरों को जोड़ता है, हमारी विरासत और हमारे ग्लोबल एम्बिशंस को। कोई अंदाजा है कि ये क्या हो सकता है? और जवाब ये रहा। ये 44 भारत का 44वां यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। देखिए कितनी खूबसूरती से ये बात सामने आती है कि देश की ऐतिहासिक विरासत को अब दुनिया के मंच पर पहचान मिल रही है, सम्मान मिल रहा है। विरासत भविष्य के लिए एक ताकत बन रही है। लेकिन सिर्फ दुनिया के मंच पर आगे बढ़ना ही काफी नहीं होता है ना? देश को अंदर से भी लगातार खुद को बेहतर बनाना पड़ता है, आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना पड़ता है। ये स्लाइड थोड़ी टेक्निकल लग सकती है, पर ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, ट्रेड इंडेक्स का बेस ईयर बदलना ये कुछ वैसा ही है जैसे अपनी गाड़ी के स्पीडोमीटर को ठीक करना ताकि वो सही स्पीड दिखाए। ये पक्का करता है कि हम अपनी आर्थिक तरक्की को सही और आज के हिसाब से नाप रहे हैं। पर भविष्य की तैयारी का मतलब सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं है। आज की इस जुड़ी हुई दुनिया में हमें उन चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना होगा जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं, जैसे एक जेन 2 पेंगुइन में H5N1 वायरस का मिलना। ये एक छोटी सी खबर लग सकती है, पर ये एक बड़ी चेतावनी है कि आज के दौर में चुनौतियां कितनी अलग और अप्रत्याशित हो सकती हैं। और बाहर की इन अनजानी चुनौतियों के साथ साथ देश के अंदरूनी हिस्सों को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को ही ले लीजिए। नाथपुर जैसे सीमावर्ती गांवों में जो विकास हो रहा है, वो सिर्फ वहां के लोगों की भलाई के लिए नहीं है, ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीति का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अब तक हमने 2 अलग अलग धागे देखे, एक जो हमें हमारे अतीत से जोड़ता है और दूसरा जो हमें भविष्य की तरफ ले जाता है। अब वक्त है इन दोनों धागों को एक साथ बुनकर पूरी तस्वीर देखने का। ये स्लाइड एक तरह से हमारी पूरी बातचीत का निचोड़ है। एक तरफ देखिए हमारी जड़ें हैं, प्रवासी दिवस, युवा दिवस, गणतंत्र दिवस,
और दूसरी तरफ हमारी वो शाखाएं हैं जो आसमान छूना चाहती हैं। एआई में हमारी छलांग, समुद्री नेतृत्व, आर्थिक सुधार। ये दोनों अलग-अलग चीजें नहीं हैं। सोचिए, प्रवासी दिवस की वही भावना तो है जो आज दुनिया भर से एआई टैलेंट को भारत खींच रही है। गणतंत्र दिवस पर हम जिस लोकतंत्र का जश्न मनाते हैं, वही तो हमें एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति बनाता है। तो जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि ये दो अलग-अलग कहानियां हैं ही नहीं, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देश की असली ताकत, उसकी गहरी जड़ों और आसमान छूने की उसकी चाहत, इन दोनों के तालमेल से ही बनती है। एक दूसरे को मजबूती देता है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब किसी देश की विरासत ही उसका कंपास बन जाए, तो उसकी मंजिल क्या होगी, इस पर जरूर सोचिएगा। ये जो डेवलपमेंट है ना, ये सिर्फ दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज तक ही सीमित नहीं है। ये एक तरफ ग्रेटर नोएडा के हाईटेक सेमीकंडक्टर हब से लेकर दूसरी तरफ असम के उन दूर दराज के गांवों तक फैल रही है जो बॉर्डर पर बसे हैं। तो चलिए इसी की परतें खोलते हैं, समझते हैं कि आखिर देश का ये ब्लूप्रिंट है क्या। मतलब भारत की ये जो डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है, वो असल में काम कैसे कर रही है। और इस ब्लूप्रिंट की पहली और शायद सबसे जरूरी कड़ी है देश को आपस में जोड़ना, मतलब कि कनेक्टिविटी। हम बात करेंगे दूर दराज के बॉर्डर वाले गांवों से लेकर शहरों के बिजी कॉरिडोर्स तक की। 6,839 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम है। जाहिर है पहला सवाल यही आता है कि इतना पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। ये पैसा जा रहा है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के फेज 2 में। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी स्कीम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा, मतलब एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ में, सिक्योरिटी में। और इसका असर कहाँ पड़ रहा है? 17 राज्यों और 2 यूनियन टेरिटरीज के 1954 गांवों में। और यहाँ ना एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ तो भारत अपनी पुरानी, सदियों पुरानी सीमाओं को सुरक्षित कर रहा है, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ वो भविष्य के लिए एकदम मॉडर्न कॉरिडोर्स तैयार कर रहा है। शहरों में ट्रैवल करने का तरीका तो जैसे बदल ही रहा है। आप देखिए, मेरठ में मेट्रो और नमो भारत जैसे नए सिस्टम्स आ गए हैं। और सिर्फ शहरों में ही नहीं, सोनपुर में जो नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, वो तो पूरे बिहार के लिए दुनिया के दरवाजे खोल रहा है। और ये सिर्फ लोगों को जोड़ने की बात नहीं है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में जो ये नई सेमीकंडक्टर यूनिट लग रही है ना, ये एक बहुत बड़ा और साफ इशारा है। ये बताता है कि देश की टेक्नोलॉजिकल एम्बिशंस कितनी बड़ी हैं और आने वाले वक्त के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स कैसे होने वाले हैं। अच्छा, ये सब तो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इन सब के पीछे पैसा कहाँ से आ रहा है? वो कौन सा इकोनॉमिक इंजन है जो इस पूरी ग्रोथ को पावर दे रहा है? चलिए अब उस पर बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे देश की आर्थिक सेहत और किसानों की तरक्की के बीच एक बैलेंस बनाया जा रहा है। ये जो तराजू आप देख रहे हैं, ये इस डबल इंजन वाली इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी को एकदम सही तरीके से दिखाता है। मतलब एक पल्ले में है मैक्रो लेवल पर फिस्कल डिसिप्लिन, यानी बड़े पैमाने पर पैसों का सही मैनेजमेंट, और दूसरे में है माइक्रो लेवल पर एग्रीकल्चर को सपोर्ट, यानी जमीनी स्तर पर किसानों की मदद। और यही बैलेंस सबसे जरूरी है। अब देखिए, ये असल में होता कैसे है। एक तरफ मैक्रो लेवल पर ओडिशा नीति आयोग के फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर है। ये दिखाता है कि स्टेट लेवल पर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कितना जबरदस्त है। और वहीं दूसरी तरफ एकदम माइक्रो लेवल पर देखें तो बिहार में मखाना बोर्ड बनाया गया है। क्यों? ताकि वहां की एक खास फसल मखाना को सपोर्ट मिल सके। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इकोनॉमी हो गई। अब बात करते हैं उन सिस्टम्स की जो शायद हर रोज दिखते नहीं हैं, लेकिन देश को असल में वही चलाते हैं। मतलब कानून, हेल्थ और हमारे पर्यावरण की नींव को और मजबूत करने की। जो सिस्टम्स हमने बनाए हैं, उन्हें मजबूत करना तो बहुत जरूरी है। जैसे कि कानूनी सुधारों के लिए एक नए लॉ कमीशन चेयरमैन की नियुक्ति हुई है। और पब्लिक हेल्थ की बात करें तो टिटनेस और डिप्थीरिया के खिलाफ जो वैक्सीन ड्राइव चली, वो भी इसी का हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ हमारे बनाए सिस्टम्स तक ही सीमित नहीं है। हमारे जो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, उन्हें बचाना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है सिमलीपाल को देश का 107वां नेशनल पार्क बनाना। बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम है।
और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ आज की नहीं है, ये भविष्य के बारे में भी सोच रही है। इसमें फ्यूचर के रिसोर्सेज को सिक्योर करना भी शामिल है, मतलब मिनरल्स की सप्लाई चेन से लेकर इंडियन पार्टनर्स के साथ मिलकर अपना खुद का सॉवरेन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इसका सीधा मतलब है भविष्य की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता। तो ये सब तो हुई देश के अंदर की बातें, इंफ्रा, इकोनॉमी, सिस्टम्स। अब देखते हैं कि इस सब का असर दुनिया में कैसा दिख रहा है। इंडिया ऑन द वर्ल्ड स्टेज, ये घरेलू तरक्की ग्लोबल अचीवमेंट्स में कैसे बदल रही है। और इसकी शुरुआत करते हैं स्पोर्ट्स से। क्या कमाल का साल रहा है। सेपैक टकरा वर्ल्ड कप में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। सोचिए, एक हिस्टोरिक मोमेंट। और ये तो बस शुरुआत थी, सिलसिला यही नहीं रुका। कबड्डी वर्ल्ड कप में तो क्लीन स्वीप ही कर दिया। हमारी पुरुष और महिला दोनों टीमों ने टाइटल अपने नाम किए। ये एक जबरदस्त उपलब्धि है। और देखिए, ये जो पहचान बन रही है, ये सिर्फ स्पोर्ट्स तक ही नहीं है, कल्चर के फील्ड में भी। सिनेमा में जो लेगेसी है, उसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और साथ ही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में भी भारत का रोल बहुत अहम रहा है। तो इस पूरी तस्वीर का सार क्या निकलता है? चलिए एक एग्जीक्यूटिव समरी देखते हैं, मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए 6,839 करोड़ रुपए। देश में अब हैं टोटल 107 नेशनल पार्क्स। फिस्कल हेल्थ में ओडिशा नंबर 1। सेपक तकरा में वो ऐतिहासिक गोल्ड मेडल। और हाँ, मेट्रो, एयरपोर्ट और सेमीकंडक्टर यूनिट्स जैसे बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो सवाल ये है कि अगर ये सब आज की बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, आज की नींव हैं, तो आने वाले कल का ब्लूप्रिंट कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भविष्य की अनगिनत संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।